प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर एक 15 सेकंड का टाइमर आपको दिया जा रहा है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। आप वीडियो को रोककर समय को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा यहाँ पर सही उत्तर है वृद्धि का निश्चित क्रम नहीं होता है, यही सही है। दूसरा ऑप्शन है विकास का निश्चित क्रम नहीं होता है, गलत है, क्योंकि विकास का निश्चित क्रम होता है सिर से पैर की ओर। जब हमें पहले और दूसरे प्रश्न में उत्तर मिल जाए तो तीसरे और चौथे ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इससे हमारा समय बचेगा और आपको रियल एग्जाम में 1 मिनट में एक प्रश्न हल करना है, तो इसे समझिएगा। आपका पहला ही टॉपिक वृद्धि और विकास का है, जिसमें हर साल 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो एक बार इस टॉपिक को हम देख लेते हैं। वृद्धि को हम माप सकते हैं जबकि विकास को हम नहीं माप सकते हैं, अर्थात वृद्धि का मापन संभव है जबकि विकास का मापन संभव नहीं है। वृद्धि संकीर्ण है, सीमित है, छोटी है, अल्पकालिक है, जबकि विकास व्यापक होता है, विस्तृत होता है एवं दीर्घकालिक होता है। वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है। मात्रात्मक या परिमाणात्मक दोनों एक ही चीज़ें हैं, अतः यहाँ पर भ्रम नहीं हो। दूसरा, विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, जो कि कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार से संबंधित होता है। वृद्धि केवल शारीरिक विकास तक सीमित होती है, जबकि विकास शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, नैतिक आदि सभी पक्षों से जुड़ा हुआ होता है। वृद्धि बाह्य होती है, इसीलिए हम इसे माप सकते हैं, जबकि विकास आंतरिक होता है, इसीलिए हम इसका मापन नहीं कर सकते हैं। वृद्धि विकास का ही हिस्सा है और विकास अपने आप में स्वतंत्र होता है, तो इसे हम यह कह सकते हैं कि वृद्धि विकास में ही निहित होती है। इसे आप नोट कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, यह सही बात है, जबकि विकास का एक निश्चित क्रम होता है सिर से पैर की ओर। वृद्धि हमें दिखाई देती है क्योंकि बाह्य होती है, जबकि विकास हमें नहीं दिखाई देता क्योंकि आंतरिक होता है। वृद्धि निश्चित समय तक होती है, इसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय बताया, किसी ने 18 वर्ष तो किसी ने 20 वर्ष। जबकि विकास जीवन पर्यंत होता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। वृद्धि कोशीय होती है, ये जो मैंने रेड किया है उसे भी आप नोट कर लें, इस साल परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृद्धि कोशीय होती है, अर्थात यह अंगों के आकार परिवर्तन से संबंधित है, जबकि विकास शरीर के विभिन्न अंगों में कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, सामर्थ्य व शक्ति का संगठन है। पठन विकृति को कहते हैं। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। हमारे पास यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है ए व बी, दोनों सही हैं। डिसलेक्सिया और एलेक्सिया ये दोनों क्या है, पठन विकृति से जुड़े हुए हैं, जबकि अग्रेफिया किससे जुड़ा हुआ है, लेखन की विकृति से। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपका विकृति से संबंधित भी अवश्य आएगा, तो हम सबसे पहले इसे भी देख लेते हैं। जैसे कि अधिगम असमर्थता के प्रकार, पठन विकृति अर्थात पढ़ने में विकृति, शब्दों को न पढ़ पाना, वाचन न कर पाना, पहचान न कर पाना इत्यादि। इसके 2 पार्ट हैं, डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। दूसरा है लेखन अक्षमता या लेखन विकृति या लेखन अयोग्यता, इसके 4 भाग हैं, डिस्प्रैक्सिया, डिसग्रेजिया, अग्रेफिया और डिसग्राफिया। इसके बाद है प्रोजेरिया, इसका मतलब होता है कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो कि बहुत अधिक उम्र के दिखाई देते हैं, तो ये किस टाइप की विकृति है, प्रोजेरिया। फिर है अपेसिया, ये कौन सी विकृति है, भाषा की विकृति है, जिसमें भाषा बोलने में समस्या होती है, जैसे हकलाना, तुतलाना आदि, तो उसे कहते हैं अपेसिया। फिर है बुलिमिया, बुलिमिया भोजन ग्रहण करने संबंधी विकृति है। फिर है डिमेशिया, डिमेशिया एक तार्किक विकृति है, जिसमें इंसान तर्क
करने में समस्या होती है, जैसे कि तर्क न कर पाना, चिंतन, स्मरण शक्ति का कमजोर होना इत्यादि। फिर है डिसकैल्कुलिया। यह क्या है? गणितीय विकृति है। इसमें गणना करने में समस्या होती है। बुद्धि अखंडनीय है, मत है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। बुद्धि अखंडनीय मत है अल्फ्रेड बीने महोदय का। उन्होंने एक तत्व का सिद्धांत दिया है। इसी एक तत्व के सिद्धांत में उन्होंने कहा बुद्धि अविभाज्य है, अखंडनीय इकाई है, जिन्होंने बुद्धि को एक शक्ति के रूप में, एक कारक के रूप में माना है। इसे हम और थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। एक तत्व का सिद्धांत बीने महोदय ने दिया है। इसके साथ टर्मन और स्टर्न महोदय भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने बुद्धि को एक अविभाज्य इकाई, अखंडनीय इकाई माना है तथा एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया है। फिर है द्विकारक सिद्धांत। द्वि का मतलब होता है दो कारक। यह स्पीयरमैन ने दिया है। इसमें बुद्धि के दो कारक हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को क्या कहते हैं? जनरल फैक्टर, और विशिष्ट कारक को स्पेशल फैक्टर। फिर है त्रितत्व या त्रिकारक का सिद्धांत। यह भी स्पीयरमैन ने दिया है। इसमें बुद्धि में तीन कारक होते हैं, ऊपर वाले दो तो है ही सही, और तीसरा एक सामूहिक तत्व जोड़ दिया है। तो यहाँ पर तीन तत्व हो गए। त्रितत्व और त्रिकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन महोदय ने दिया है, जबकि त्रिआयाम और त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय ने दिया है। यहाँ पर सावधानी से इसे देखिएगा। इसमें तीन आयाम कौन कौन से हैं? विषय वस्तु, संक्रिया तथा उत्पादन। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। नाम से समझ में आता है बहुकारक, यानी इसमें बुद्धि कई तत्वों से बनी हुई होती है। फिर है नीचे समूह तत्व सिद्धांत। यह थर्स्टन महोदय ने दिया है। थर्स्टन महोदय ने बुद्धि की 7 मानसिक योग्यताएं बताई हैं, जिसमें से प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक्य योग्यता, स्मरण योग्यता, तार्किक योग्यता और पर्यवेक्षण शक्ति। आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ आपका आधा मिनट लूँगा। गूगल प्ले स्टोर पर मेरा रीट एग्ज़ाम का निःशुल्क ऐप है, जिसे आप सर्च कर सकते हैं रीट टीना मेहता लिखकर। आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा। इस ऐप में L1 और L2 के समस्त विषयों के नोट्स के साथ साथ आपको क्विज़ भी शीघ्र ही निःशुल्क उपलब्ध होंगे। दूसरा, मेरा एक और ऐप है कक्षा 10th का, जिसमें आपको ये सारे फीचर निःशुल्क उपलब्ध हैं। अगर आपके कोई भाई बहन भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हों तो आप उसे क्लास 10 टीना मेहता लिखकर सर्च कर सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर जो अपना पहला ऑप्शन है NCF 2005 में पूर्व प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल एवं उच्च माध्यमिक स्कूल या विद्यालय शामिल है। यह बात बिल्कुल सही है। NCF 2005 का मूल आधार भारतीय संविधान है। यह भी सही बात है। NCF 2005 का संबंध कॉलेज शिक्षा से नहीं है। यह भी सही है, क्योंकि यह पूरा स्कूली शिक्षा से रिलेटेड है। उसका कॉलेज शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तीन तो सही हैं, तो बचा चौथा, यही गलत है। NCF 2005 का प्रकाशन SIERT ने किया है। यहाँ पर SIERT की जगह पर है यह प्रकाशन NCERT ने किया है, जिसे हम विस्तृत रूप में समझते हैं। NCF 2005 का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसका प्रकाशन NCERT ने किया है। इसमें सारी स्कूली विद्यालय शामिल हैं, कॉलेज शिक्षा को छोड़कर। NCF 2005 का मूल आधार भारतीय संविधान है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित है। NCF 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम या बिना बोझ की शिक्षा। इसमें 21 केंद्र समूह बनाए गए हैं। NCF 2005 का प्रमुख बिंदु, ये जो नीचे 5 बिंदु हैं मुख्य बिंदु हैं उसके: ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को
रटंत प्रणाली से मुक्त करना, पाठ्यचर्या का इस तरह से संवर्धन करना कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करे, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, एक ऐसी भावी पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। किस विधि में जन्म से वर्तमान तक या अंत तक का अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर है केस स्टडी विधि, जिसे हम आगे समझते हैं। जीवन इतिहास विधि को ही केस स्टडी विधि कहते हैं और व्यक्ति इतिहास विधि भी कहते हैं, जिसका संबंध टाइडमैन महोदय से है। इस विधि में क्या किया जाता है? जन्म से लेकर वर्तमान तक का या अंत तक का अध्ययन किया जाता है, ताकि हमें यह पता लग सके कि यह बच्चा ऐसा बना तो क्यों बना, उसके पीछे क्या वजह रही है। उसकी शुरुआत से लेकर अंत तक या वर्तमान तक का अध्ययन किया जाता है। प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि 4 प्रकार के प्रश्नावली बनाते हैं और उसके आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। साक्षात्कार विधि में क्या होता है? प्रत्यक्ष मिलकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्मकथन लेखन विधि में क्या होता है? कथा लेखन से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। नियंत्रित निरीक्षण विधि में क्या होता है? अवलोकन से ज्ञान प्राप्त होता है। समाजमिति विधि में समूह ज्ञान से। परिस्थिति परीक्षण विधि में किसी विशेष या नकली परिस्थिति बनाकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। रोसा साहित्य डब्बा परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं रंगों के। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में 30 कार्ड होते हैं और 1 कार्ड सादा होता है। कुल 31 कार्ड होते हैं। किन के होते हैं? इंसानों के। इसमें भी पुरुष और स्त्री होते हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं, लेकिन यह किन के होते हैं? जानवरों के होते हैं। शब्द साहचर्य परीक्षण में 50 से 100 शब्दों के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। RTE 2009 का हिंदी में शुद्ध नाम क्या है? हमारे पास यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है पहला, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। बाकी का कोई रिलेशन नहीं है। 6 वर्ष के राम की मानसिक आयु 6 वर्ष की है, तो राम किस तरह का बालक है? प्रश्न को देख के हम उसका सीधा उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि 6 वर्ष की शारीरिक आयु है और 6 वर्ष की मानसिक आयु है, तो दोनों बराबर हैं। तो जब बराबर होंगे तो उसे कहेंगे औसत या सामान्य बालक। लेकिन अगर आपको इसकी जगह पर आप फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं इसे, जैसे टर्मन महोदय ने बुद्धिलब्धि का जो फॉर्मूला दिया है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। यहाँ पर 100 ही करना है, 1000 नहीं करना है, ध्यान रखना। टर्मन के अनुसार बुद्धि मापन का सिद्धांत मानसिक आयु 6 बटा वास्तविक आयु भी 6 इंटू 100 का 100। इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास IQ कितनी आएगी? 100। जब 100 IQ होगी तो उसे हम किस में रखेंगे? 90 से 109 के बीच के जो भी IQ होगी उन्हें कहेंगे हम औसत या सामान्य बालक। बाकी के सारे बालक अपने अलग अलग है, जिसे आप तैयारी कर सकते हो। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो 140 से या उससे ऊपर होते हैं, जिसे आप अपने हिसाब से तैयारी कर लेना। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर है सांकेतिक भाषा या कोडिंग भाषा, क्योंकि ब्रेल लिपि तो अंधों को पढ़ाने के लिए की जाती है। हमारे पास क्या है? श्रवण बाधित, अर्थात जिनकी सुनने की प्रॉब्लम है, जिनकी कान की समस्या है, और ब्रेल लिपि तो अंधों के लिए होती है। अब कान की समस्या के लिए तो हमें सांकेतिक भाषा का
यूज़ करना है। अब सांकेतिक भाषा में भी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि चिन्ह हैं, संकेत हैं, गतिविधि है और ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं। तो हमारे पास जो सही उत्तर है वह क्या है, सांकेतिक भाषा। बाकी यंत्र तो है, लेकिन फिर ये दो का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है, सांकेतिक भाषा। अगर आपने मेरे तुक्का लगाने का आर्ट वाला टॉपिक देखा होता तो आप यहाँ तुक्का लगाकर भी आसानी से इसे हल कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में मेरे तुक्का लगाने का आर्ट वाला वीडियो पड़ा हुआ है। वीर पूजा की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है किशोरावस्था। वीर पूजा का मतलब होता है किसी को अपना आदर्श बनाना। किसी को अपना आदर्श बनाने का कार्य किसमें किया जाता है, किशोरावस्था में। वीर पूजा को हीरो वर्शिप के नाम से भी जाना जाता है। RS सिद्धांत से संबंधित हैं। तो सही उत्तर है स्किनर महोदय, जिन्होंने RS सिद्धांत दिया, जिसे हम क्रिया प्रस्तुत का अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के SR का जस्ट उल्टा है। स्किनर महोदय ने RS दिया है, जबकि थॉर्नडाइक महोदय ने SR दिया है। R का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्स, और S का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस, उद्दीपक और अनुक्रिया। तो इसे आप सावधानी से समझिएगा। RS स्किनर का है और SR थॉर्नडाइक महोदय का है। रुकिए और मुझे सुनिए, यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो के बाकी बचे 20 प्रश्नों का पार्ट 2 शीघ्र ही यूट्यूब पर अपलोड होगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का व व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रखा है, जहां पर आप ग्रुप को ज्वाइन करके निःशुल्क रीट एग्जाम दे सकते हैं, जो कि 5 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ धन्यवाद।